एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। ये यूपी ट्रिपल एससी की जो वीडियो की जूनियर असिस्टेंट पैट 2023, इसके अलावा और भी परीक्षाएं जो आने वाली हैं, उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक हमने 500 अति महत्वपूर्ण 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है। उस सीरीज के 8 वीडियोस जो है वो रिलीज हो गए हैं। हर एक जो सीरीज है हर एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस है, तो 50 क्वेश्चंस करके 8 वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं। आज का जो वीडियो है ये पार्ट 9 है, जिसमें अगले 50 क्वेश्चन 401 से 450 तक। तो इस सीरीज का ये जो सेकंड लास्ट वीडियो है, ठीक है, इसके बाद एक वीडियो और आएगा और ये टोटल जो 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी ये प्रश्न जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप से के थ्रू अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ये यूजर नेम दिया है। बाकी नीचे जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ये ग्रुप ज्वाइन करके ये वीडियोस ले सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। कई बार 2-2, 3 दिन का करंट एक साथ डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस की एबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो ये करंट अफेयर्स के वहां से आपको वीडियोस भी अवेलेबल हैं। उनमें भी जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ के थ्रू अवेलेबल है। उसके अलावा मंथली मैगजीन जो है करंट अफेयर्स की, मंथली मैगजीन जो है वो भी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू अवेलेबल कराई जा रही है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप जो ये परीक्षा की दृष्टि से सारा कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ है, आप वो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन से, जो इस सीरीज का 401वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी, ठीक है। कौन सी प्रणाली ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व से संबंधित नहीं थी? इसके जो आपके सही जवाब, इसके जो ऑप्शन हैं आपके, पहला है जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त, दूसरा ऑप्शन है महालवाड़ी, तीसरा ऑप्शन है दस्तक और चौथा रैयतवाड़ी। तो इसके जो जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, ये तीनों क्या है? भू राजस्व से संबंधित प्रणाली है। जबकि ये दस्तक जो है वो भू राजस्व से संबंधित नहीं है। जबकि जो मुगल बादशाह था फर्रुख सियार, ठीक है, फर्रुख सियार के द्वारा 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको विशेष पास जो है वो जारी किए गए थे, जिससे वो बहुत कम टैक्स देकर क्या कर सकते थे? व्यापार कर सकते थे, ठीक है। तो ये दस्तक उन पासेस को, उन जो पास दिए गए थे उन पासेस को क्या होता है? दस्तक पास बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में कौन हुआ था? ऑप्शन है झांसी, सतारा, करौली और संभलपुर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है सतारा, ठीक है। ये लॉर्ड डलहौजी हैं, इनका भारत में गवर्नर जनरल के तौर पर इनका जो कार्यकाल है वो 1848 से 1856 तक है, ठीक है। 1848 से 1856 के बीच में ये रहे और इन्होंने ये राज्य विलय की नीति लेके आए, जिसको राज्य हड़प की नीति भी कहा जाता है, जिसमें उत्तराधिकार ना होने पर, लाइन ऑफ सक्सेशन जो ब्रेक होने पर, ये क्या करते थे? ये राज्य हड़प इन्होंने की योजना बनाई हुई थी। इसके तहत इन्होंने पहली बार 1848 में ही सतारा राज्य को क्या किया था? अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया था। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर जैतपुर और संभलपुर है, फिर बहाट है, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली। तो ये झांसी है, संभलपुर है, नागपुर है, ये करौली है। ये भी क्या है? विलय नीति का शिकार हुए हैं, बट सबसे पहले जो शिकार हुआ है वो सतारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, क्लेमेंट एटली और सिरिल रैडक्लिफ। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया हुआ था, सीमा आयोग बनाया हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा बनाया गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित करने के लिए। बाकी अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है उसको भी हम लोग क्या करते हैं? रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं, और जो भारत चीन के बीच है वो मैकमोहन लाइन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह जो है, वेल्लोर विद्रोह, किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1812, 1800, 1806 और 1813। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। वर्ष 1806 में भारतीय सैनिकों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ था, जो वेल्लोर में हुआ था। और इस विद्रोह का कारण ये था कि भारतीय सैनिक जो थे उनको उनके धार्मिक प्रतीक जो है, धार्मिक चिन्ह जो है, उनको पहनने से, उनका उपयोग करने से रोका जा रहा था, ठीक है।
बाकी ये हुआ था जॉर्ज बार्ले के काल में, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि किसके काल में हुआ था, तो ये जॉर्ज बार्ले के काल में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। ऑप्शन है 8 मई 1857, 11 मई 1857, 10 मई 1857 और 9 मई 1857। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में जो इनकी 3rd बटालियन कैवलरी थी, ठीक है, तीसरी बटालियन जो घुड़सवार सेना थी, उसकी जो पैदल टुकड़ी थी, इस पैदल टुकड़ी ने ये विद्रोह किया हुआ था, ठीक है। मंगल पांडे का आपने नाम सुना होगा, तो वो इसी विद्रोह से शामिल है। और इस विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो ये था कि जो चर्बी युक्त कारतूस जो है उपयोग करने के लिए दिए जा रहे थे, जो हिंदुओं और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ में थे। बिकॉज माना जाता था कि ये जो कारतूस में जो चर्बी यूज होती है वो गाय और सुअर के मांस की जो है यूज होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये विद्रोह हुआ था और इसी के साथ जो है 1857 की क्रांति का आरंभ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की। ऑप्शन है ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम और भोपाल की सिकंदर बेगम। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, अवध की बेगम हजरत महल जो है, इन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों का सहायता तो नहीं दी, बल्कि विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व भी किया था। इन्होंने अपने बेटे को जो है उस टाइम पे कमान दे रखी थी और उसके नाम पर ये क्या कर रही थी, उसका अवध क्षेत्र से जो है विद्रोह का क्या कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी, जो 1857 का विद्रोह था। बाकी ये ग्वालियर की सिंधिया, हैदराबाद के निजाम और भोपाल की सिकंदर बेगम है, इन्होंने इसमें अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी। कहां पे दी आपको ये बताना है, झांसी, शिवपुरी, कानपुर और सागर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, शिवपुरी का जो किला था उस किले में इनको क्या किया था, फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। ये तात्या टोपे जो हैं, इनका नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग भी, इनका नाम रामचंद्र पांडुरंग है, जिनको तात्या टोपे नाम से जाना जाता है। और इनको जो है वो 18 अप्रैल 1859 को ये फांसी की सजा दी गई थी। और ये अपने मित्र मानसिंह, एक मित्र है इनके, ठीक है, जिनकी धोखेबाजी के कारण ये क्या कर रहे थे, पकड़े गए थे, अंग्रेजों द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर और अल्लूरी सीताराम राजू। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, ये बाबा रामचंद्र जो है, इन्होंने अवध के कृषक आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। ये आंदोलन जो हुआ था ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से स्टार्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया। ऑप्शन है आपके पास, मुदालियर आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग और सार्जेंट आयोग। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था और इस आयोग की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया हुआ है। और ये गठन जो हुआ है ये नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ है, ठीक है। और ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है एक सांविधिक निकाय है या सांविधिक आयोग है, अर्थात इसकी स्थापना विधि के द्वारा हुई है। ये संवैधानिक नहीं है, केवल सांविधिक है या विधिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया। ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, हंटर आयोग ने क्या है, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। एक्चुअल में 1854 में शिक्षा के लिए एक चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, चार्ल्स वुडी डिस्पैच आया था, जिसने क्या किया था, शिक्षा के विकास के लिए कुछ कार्य किए थे। इन्हीं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 में क्या हुआ, एक ये डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक जो है समिति बनाई गई, ठीक है, जिस समिति का कार्य ये था कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में जो अभी तक क्या है, जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच है उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसमें कितनी प्रगति हुई है, ठीक है, उसके बेसिस पे जो कार्य किए गए हैं उनमें कितनी प्रगति की हुई है, उसके सर्वेक्षण के लिए ही ये हंटर आयोग आया था। और इस हंटर आयोग की जो समीक्षा थी वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक सीमित थी। इसने हायर एजुकेशन के बारे में कोई रिकमेंडेशन या इसने कुछ भी कार्य नहीं किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन है लाल मोहन घोष, मदन मोहन मालवीय, आनंद चार्लू और बाल गंगाधर तिलक। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये बाल गंगाधर तिलक जी हैं। इन्होंने 1881 ईस्वी में केसरी अखबार की स्थापना की थी। ये केसरी अखबार जो था वो मराठी लैंग्वेज में, ठीक है, और इसी केसरी अखबार के साथ इन्होंने एक और अखबार स्टार्ट किया था जिसका नाम था मराठा। ये मुंबई में किया गया था और ये जो है ये अंग्रेजी भाषा में था, ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है, केसरी जो था वो आपका मराठी में था और मराठा जो है वो इंग्लिश में था। ये दोनों न्यूज़पेपर इनके बहुत चर्चित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, ये मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्र समाचार पत्रिका का क्या किया गया था, स्टार्ट की गई थी इनके द्वारा ये पत्रिका। ये पत्रिका जो है वो अंग्रेजी भाषा में है और वर्ष 1919 में ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है, वर्ष 1919 में स्टार्ट की गई थी अंग्रेजी भाषा में। ये जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं इनका क्या है, भाषा भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये पत्र जो है वो किस भाषा में था। ठीक है, तो इनकी भाषा भी आप एक बार संभव हो तो आप देख लिया कीजिए कि ये किस भाषा में पत्र है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, पुणे और कोलकाता। तो इसका जो सही जवाब आपका है ऑप्शन ए है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। और वेदों की ओर लौटो जो है इनका एक प्रसिद्ध नारा है जो लगातार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है तबला, बांसुरी, सितार और शहनाई। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी जो हैं ये शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है, शहनाई वादक थे और बहुत प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। भारत के जो सर्वोच्च पुरस्कार हैं, ठीक है, जिसमें पद्म पुरस्कार आते हैं, तो इनको तीनों पद्म पुरस्कार मिले हैं। इनको पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण और 1980 में पद्म विभूषण। इसके साथ साथ वर्ष 2001 में इनको भारत रत्न भी दिया गया है। वर्ष 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को क्या है, भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इनका इस विधा में कितना अधिक योगदान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है चरकुला, कठपुतली, मयूर नृत्य और रासलीला। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, ये कठपुतली नृत्य जो है या कठपुतली नाच जो है ये राजस्थान से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। बाकी ये चरकुला, मयूर नृत्य और रासलीला जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का कौन सा कांड अध्याय सबसे छोटा है? ठीक है, ऑप्शन है अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, रामचरितमानस जो है इसका सबसे छोटा अध्याय जो है या सबसे छोटा कांड जो है ये किष्किंधा कांड है। बाकी इसका जो सबसे बड़ा कांड है, वो सबसे बड़ा कांड जो इसका है वो बाल कांड है। ठीक है, और जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी द्वारा रचित, इसमें टोटल जो है उसमें 7 कांड है और ये बाल कांड से स्टार्ट होती है रामचरितमानस और उत्तर कांड पे इसका समापन होता है। ठीक है, जिसमें किष्किंधा कांड सबसे छोटा, बाल कांड सबसे बड़ा। ठीक है, बाकी सुंदर कांड में क्या हुआ था, हनुमान जी ने क्या किया था, माता सीता की खोज की थी। लंका कांड में क्या है, रावण का वध होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, सोमदेव, प्रेमदेव और जयदेव। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये जयदेव जो है गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं। ये प्रसिद्ध वैष्णव जो है संत थे। ठीक है, वैष्णव भक्ति धारा से ये संबंधित हैं। गीत गोविंद, ये गोविंद जो है कृष्ण का ही क्या है, पर्यायवाची है। तो इससे समझ में आ सकता है आपको कि ये वैष्णव थे। ठीक है, विष्णु की पूजा करते थे और ये सेन राजा के दरबार में उपस्थित ये दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, अ नेशन इन मेकिंग जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की क्या है, पुस्तक है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन है द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन बर्ड और द बर्ड टाइम ऑफ टाइम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये द गोल्डन बर्ड जो है ये सरोजनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है, ये जैकब ग्रिम और विलियम ग्रिम द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बाकी ये 3 पुस्तकें जो है वो सरोजनी नायडू जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माई ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है खुशवंत सिंह, किरण बेदी, नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, ये माई ट्रुथ नामक पुस्तक जो है वो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा लिखी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एक एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है सीओ या कार्बन मोनोऑक्साइड, सीएफसी या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसओ2 या सल्फर डाइऑक्साइड और सीएच ये। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सीएफसी जो है ये ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। जो पहले के पुराने रेफ्रिजरेटर्स होते थे उसमें प्रशीतक के रूप में इस गैस का प्रयोग किया जाता था, बट ये जब से ये ओजोन परत में क्षरण वगैरह की घटनाएं हुई हैं उसके बाद से इसके उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र और भू रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो तत्वों का चक्रण होता है इसको जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? ठीक है, ऑप्शन है एजी टॉन्सले, बोर, जे थॉमसन और न्यूटन। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, एजे टॉन्सले ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया। राइटर्स बिल्डिंग किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? ऑप्शन है तेलंगाना सरकार, कर्नाटक सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और गुजरात सरकार। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये पश्चिम बंगाल सरकार का जो सचिवालय भवन है उसको राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचशील का नारा किससे संबंधित है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये पंचशील का नारा जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ये ऐसा पंचशील को लेकर जो है वो भारत और चीन के बीच में 1954 में एक समझौता हुआ था। ठीक है, जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो प्रमुख थे झाओ इन लाई, ठीक है, इनके बीच में ये पंचशील का समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ऑप्शन है रॉयल कमीशन, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये बलवंत राय मेहता कमेटी जो है इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी, जिसमें गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की बात की गई थी। ठीक है, इसी तरह का स्वरूप जो है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या है पंचायती राज के रूप में उभर के सामने है वर्ष 1992 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्न में किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन है भूमि सुधार, पंचायती राज प्रणाली, मौलिक कर्तव्य और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। तो इसका जो ऑप्शन है सही वो ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 243 जो है वो पंचायती राज प्रणाली की क्या करता है व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? ठीक है, पंचायत के सदस्य कौन होते हैं इसकी हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो हटाने के लिए कितने सदस्य? 1/4, 1/2, 1/3 और 2/3। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये जो पंचायत के सदस्य हैं 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है तभी उप प्रधान को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज्य संस्थाओं को में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों पर आरक्षण को मंजूरी दी है? ऑप्शन है 30%, 40%, 50% और 60%। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, जो वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है वो 50% है। लगभग 50% सीटें जो हैं वो क्या है महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके पहले जो है वो 33% सीटें थी। ठीक है, 33% सीटें थी और इस समय इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है 50% कर दिया गया था वर्ष 2009 से। अगला क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है?
ऑप्शन है 5 से 20, 7 से 17, 10 से 20 और 5 से 9। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये 7 से 17 सदस्य जो हैं चुने जाते हैं बोर्डों से, जिनको क्या कहा जाता है, पंच कहा जाता है। ठीक है, इसको पंच को 5 से डिवाइड मत कीजिएगा, ये संख्या जो है वो 7 से 17 है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है? ऑप्शन है 101, 102, 103 और 104। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। 103वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है, भारत में आर्थिक आरक्षण, जिसको इकोनॉमिक जो है ईडब्ल्यूएस बोला जाता है, ठीक है, उस को क्या है, आर्थिक आरक्षण कहा गया है। और ये 103वें संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन है 1947, 1951, 1953 और 1957। तो इसका जो सही जवाब है आपका 1951 है। भारत के संविधान में जो पहला संशोधन है वो वर्ष 1951 में ही कर दिया गया। ठीक है, संविधान जो आया आपका 1950 में और एक साल बाद ही इसमें पहला संशोधन कर दिया गया है। ठीक है, ये संशोधन जो था वो कुछ कृषि और भूमि से सुधारों के संरक्षण के संबंध के विषयों के लिए ये संविधान संशोधन किया गया। बाकी आप लोग जब मेंस वगैरह की परीक्षा लिखते हैं तो उस समय जो है जब संविधान की आलोचना आती है, ठीक है, तो उस आलोचना में एक तर्क ये होता है कि आपके संविधान की स्थिति ये थी कि आपको पूरी तरह एक साल पूरा ना होने से एक साल में ही आपको संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो ये जो है आलोचना का एक बिंदु भी बनता है मुख्य परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है दूसरी, प्रथम, तीसरी और पांचवी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये प्रथम अनुसूची जो है उसमें भारत के राज्यों के बारे में चर्चा की गई है। तो आप किसी नए राज्य का गठन करते हैं, उसकी सीमा में परिवर्तन करते हैं, दो राज्यों को तोड़ के या उनकी कुछ सीमाओं को संशोधित करके नए राज्य का गठन करते हैं, कुछ भी इस तरह की कोई चीज करते हैं तो उसके लिए आपको प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ऑप्शन है वित्तीय आयोग के गठन से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध से और निर्वाचन आयोग के गठन से। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसकी चर्चा अनुच्छेद 368 में की गई। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या क्या करता है, सीमित करता है? ऑप्शन है 97वां संविधान संशोधन, 91वां, 93वां और 95वां। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। जो 91वां संविधान संशोधन है, ठीक है, जो वर्ष 2003 में आया था, इसके तहत ये कहा गया कि किसी भी मतलब केंद्र सरकार के अधीन और राज्य सरकार के अधीन जो मंत्री परिषद होगी उसमें मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या होगी वो निचले सदन अर्थात केंद्र में लोकसभा और राज्यों में राज्य विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 1/15 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके 15% से अधिक नहीं हो सकती है। लाइक अगर किसी विधानसभा में 100 लोग हैं तो मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, केवल 15 हो सकती है। ठीक है, 15% पर जो है वो सीमित की गई। ठीक है, और वो भी निम्न सदन की संख्या। ठीक, इसी के अलावा इस 91वें संविधान संशोधन में जो दल बदल कानून था, उस दल बदल कानून में इसमें एक चीज और ऐड की गई कि अगर किसी पार्टी के जो है वो 2/3 सदस्य अगर पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, जो पार्टी के विधायक हैं अथवा जो सांसद हैं वो 2/3 सदस्य अगर छोड़कर चले जाते हैं तो उन पर दल बदल कानून को लागू करते हुए उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य था? ऑप्शन है तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड और गुजरात। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है वो उत्तराखंड है और इसने वर्ष 2011 में ये स्पेशल एग्रीकल्चर जोन जो है स्थापित किए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, NAM क्या है? ऑप्शन है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय बाजार, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय विभाग, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच और कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय समिति। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये नेम जो है वो कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। ये 14 अप्रैल 2016 से
लागू हुआ था। ये कब हुआ था? 14 अप्रैल 2016 से ये लागू किया गया था, ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य लेखांकन समीकरण है, तो सॉरी मूल लेखांकन प्राइमरी ऑडिटिंग जो इक्वेशन है वो है, ऑप्शंस हैं शेयर धारकों का हिस्सा इक्वल्स टू संपत्ति माइनस देयताएं, लाभ इक्वल्स टू राजस्व प्लस लागत, संपत्ति इक्वल्स टू देयताएं प्लस सरकार शेयर धारकों का हिस्सा, निवल मूल्य इक्वल्स टू संपत्ति प्लस देयताएं। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, जो संपत्ति है वो देयताएं और शेयर धारकों का हिस्सा है। बाकी ये मूल लेखांकन जो समीकरण है वो क्या है, आपकी जो एसेट्स हैं, जो आपकी संपत्ति है, ठीक है, जो आपकी लायबिलिटीज हैं, देयताएं हैं, और जो ओनर की इक्विटी है उनके बीच के संबंध को ये मूल लेखांकन समीकरण जो है बताता है। ठीक है, और इसका समीकरण का क्या है, सूत्र क्या है, संपत्ति बराबर देयताएं प्लस शेयर धारकों के हिस्से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को कहा जाता है। ऑप्शन है मालिकाना अनुपात, पूंजी लाभ अनुपात, पूंजी आवर्त अनुपात और ऋण सेवा क्षमता अनुपात। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, पूंजी लाभ अनुपात जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल के और निश्चित ब्याज वहन की निधि के अनुपात को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी? फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस। ठीक है, ऑप्शन है 1977, 1975, 1980 और 1965। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, वर्ष 1977 में जो है वो पहली इकोनॉमिक सेंसस की गई थी। बाकी अभी जो नवीनतम है वो वर्ष 2019 में की गई है। ये 7वीं आर्थिक जनगणना थी वर्ष 2019 में, और ये त्रिपुरा राज्य से स्टार्ट की गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैसों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? गैसों का एक निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है ना ही इसका निश्चित आकार होता है। गैसों का निश्चित आयतन होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। गैसों का निश्चित आकार होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, गैसों का ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। जबकि ठोस जो होते हैं इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, जबकि द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, द्रव को जिस आप बर्तन में डालेंगे, जिस आकार की वस्तु में रखेंगे, वो उसी वस्तु का आकार ले लेगा, परंतु उनका आयतन क्या है, निश्चित होता है। ठीक है, गैसों का ना तो आयतन निश्चित है ना ही आकार निश्चित है। अगला क्वेश्चन है, विट्रियोल का तेल जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट, फॉस्फोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, जिसे H2SO4, ये इसको विट्रियोल का तेल भी कहा जाता है। ये जल में विलय होता है। ठीक है, इसी को क्या है, विट्रियोल का तेल कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्रिज में शीतलक है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्रियोन। तो जो फ्रिज में शीतलक का काम करता है वो फ्रियोन गैस करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु, ठीक है, तरल अवस्था में ही पाई जाती है? ऑप्शन फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन और हीलियम। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर क्या है, तरल अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने पकाने की गैस में 60% से अधिक रहता है। ऑप्शन है ब्यूटेन, मीथेन, हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, ब्यूटेन। खाने पकाने की जो गैस होती है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होती है 60 और 40 के अनुपात में। ठीक है, बाकी एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये है कि गैस है इथाइल मर्केप्टॉन। ठीक है, ये खाना पकाने की गैस में, एलपीजी सिलेंडर्स में ये भी यूज की जाती है। ये किस लिए की जाती है? जब आपकी गैस का रिसाव होता है तो जो तीक्ष्ण गंध आती है, ठीक है, जिससे आपको पता चलता है कि गैस का रिसाव हो रहा है, उस गंध के लिए ये इथाइल मर्केप्टॉन जो है वो जिम्मेदार होता है। इसी के लिए ये इथाइल मर्केप्टॉन इसमें मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक गुर्दे में, किडनी में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां पाई जाती हैं जिन्हें नाम से भी जाना जाता है, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस और यूरेटर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, जो ये निस्यंदन इकाइयां हैं जो किडनीज में पाई जाती हैं इनको नेफ्रॉन बोलते हैं, और जो किडनी का डॉक्टर होता है इसको नेफ्रोलॉजी भी बोला जाता है इसी वजह से। ठीक है, ऑप्शन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पेट में स्थित पाचक रस मुख्य रूप से होता है गंधक का अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और
एसिटिक अम्ल। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये जो पाचक रस होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। बाकी ये जो गंधक का अम्ल है ये सल्फ्यूरिक एसिड को ही गंधक का अम्ल बोला जाता है, वहां बताने में भूल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल जलाया जाए, जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है अगर उसको जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? Na सोडियम, Mn मैग्नीज, Fe लोहा और Mg मैग्नीशियम। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। अगर आप क्लोरोफिल को जलाएंगे तो केवल मैग्नीशियम जो है इससे शेष बचेगा। विटामिन शब्द का जनक कौन है? ऑप्शन है एम डेविस, कासिमिर फंक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और रॉबर्ट कोच। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। कासिमिर फंक जो है ये विटामिन शब्द के क्या है? जनक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। ये नींबू का जो खट्टा स्वाद होता है वो सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपके ये 50 क्वेश्चन और कंप्लीट हो गए। टोटल क्वेश्चन जो है आपके अभी तक 450 कंप्लीट हो गए हैं। 9 वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं। एक केवल 10वां वीडियो और देना है, तो ये जो 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ये आंसर्स हैं सभी के, आप यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ भी आप ये जो है टेलीग्राम चैनल है वहां से ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, कंटेंट कैसा लगा, इनका प्रेजेंटेशन कैसा लगा, प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके कोई सजेशंस हैं तो ये हमारी ईमेल आईडी है, आप ईमेल कर सकते हैं हमें, आप कमेंट करके ही बता सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाकी आज वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ।